हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। मैं हूं बोपचे सर और लेकर आया हूं पीएटी 2024 का मज़ेदार केमिस्ट्री सिलेबस। और आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना चैप्टर फर्स्ट का आज सेकेंड लेक्चर है बच्चा। कल हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें आपने समझा था कि किस प्रकार से परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी, जहां पर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीजों के बारे में पढ़ा था जो परमाणु के अवयवी कण होते हैं। आज आगे की बात करेंगे कि परमाणु में जब अवयवी कणों की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जब जानकारी पता चल गई तो आगे क्या हुआ, इसकी बात हम आगे की ओर करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास केमिस्ट्री पीएटी 2024 लेक्चर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक और देखते हैं मजे के साथ क्या है आगे की कहानी। तो आज सबसे पहला स्टार्टिंग टॉपिक है हमारा परमाणु का नाभिकीय मॉडल। परमाणु का नाभिकीय मॉडल बच्चा यहां देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बात किया था कल हमने परमाणु की और परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने कल आपको दिया था। आज हम यहां पर थॉमसन का नाभिकीय मॉडल कंप्लीट करेंगे और फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और फिर बोहर का परमाणु मॉडल। ऐसे तीन मॉडलों के अकॉर्डिंग हम परमाणु को समझने का प्रयास करेंगे कि परमाणु कैसा होता है। तो आगे देखें कि परमाणु का सबसे पहला मॉडल जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो वैज्ञानिक थे थॉमसन, जे थॉमसन इनका नाम था। और जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया ये सारी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। तो सुनिएगा। सन आपको पता है 1897, कल हमने बात किया था बच्चा, सन 1897 में सर जे थॉमसन, जिनका नाम है ना थॉमसन, इन्होंने सन 1897 में एक परमाणु का कण था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज कर ली थी सन 1897 में। और आपको कल मैंने बताया था गोल्डस्टीन ने सन 1886 में प्रोटॉन के बारे में भी जानकारी दे दी थी। अब परमाणु के बारे में दो चीजें तो पता चल गई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है जो ऋणावेशित होता है, परमाणु में प्रोटॉन भी होता है जो धनावेशित होता है। ये बातें सारे वैज्ञानिक जगत में फैल गई। और जब वैज्ञानिक जगत में सारी बातें ये फैल गई कि परमाणु में एक ऋणावेशित कण है, एक धनावेशित कण है, तो परमाणु के बारे में और जानने की इच्छा वैज्ञानिकों के मन में आई। और वैज्ञानिकों ने फिर आगे इसका विचार किया कि आगे अब क्या परमाणु कुछ और दिखता है, क्या परमाणु में कुछ और होता है, परमाणु होता कैसा है। ये बहुत सारी बातें बहुत सारे वैज्ञानिकों के मन में होने लगी। तो वैज्ञानिकों ने इसके जानने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट अपने अपने व्यवस्था के अनुसार किया। और पहला एक्सपेरिमेंट परमाणु के बारे में करने वाले वैज्ञानिक थे सर जे थॉमसन। वैज्ञानिक का नाम है सर जे थॉमसन। और इन्होंने बच्चा अपना जो प्रयोग है परमाणु के बारे में जानने का, यह स्टार्ट कर दिया था सन 1898 से। और 1898 से इसने चालू किया और सन 1904 में परमाणु के बारे में बहुत सारी मुख्य बातें लोगों के सामने, वैज्ञानिक जगत के सामने रख दी कि परमाणु अपने अनुसार इसने बताया कि मेरे अनुसार परमाणु ऐसा हो सकता है। एक काल्पनिक मॉडल इसने प्रस्तुत किया था। परमाणु का कैसा मॉडल था बच्चा? ये एक काल्पनिक था, कुछ प्रयोग था, कुछ कल्पनाएं थी। तो ये एक काल्पनिक मॉडल था जो कि परमाणु का किसने प्रस्तुत कर दिया था? सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। तो बच्चा सन 1904 में जब इसने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया तो क्या इसने बातें लोगों के सामने रखी थी, ये पूरी बातें मैं आपको यहां पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की मुख्य बातें क्या लिख रहे हैं हम लोग? थॉमसन के मॉडल की मुख्य बातें। अब ये मुख्य बातें थी क्या थॉमसन के मॉडल की, तो यहां पर हम इसे क्लियर करने वाले हैं, है ना। मुख्य बिंदु भी बोल सकते हैं, मुख्य बातें भी बोल सकते हैं। तो बच्चा सबसे पहली बात जे थॉमसन ने जो बताई थी वैज्ञानिकों को, ये बताई
कि परमाणु जो होता है, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर दिख रहा है कि परमाणु जो होता है एक धनावेशित गोलाकार भाग होता है। कैसा होता है? धनावेशित गोलाकार भाग होता है, गोलाकार भाग होता है। ये बात लोगों को बताई कि परमाणु एक धनावेशित गोलाकार भाग होता है। ठीक है बच्चा, फर्स्ट बात ही बता रहा हूं कि परमाणु धनावेशित गोलाकार भाग होता है। परमाणु धनावेशित गोलाकार भाग होता है। परमाणु क्या होता है? धनावेशित गोलाकार भाग होता है, जिसमें ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये गोले गोले सर्कल, इसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सहित उपस्थित होता है। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं सर्कल, ये क्या है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। लिखा है इम्बॉल्डेड नेगेटिव आयन। इम्बॉल्डेड नेगेटिव आयन यानी कि ऋणावेशित सहित इलेक्ट्रॉन उपस्थित परमाणु धनावेशित गोलाकार भाग होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सहित ऋणावेश सहित ठीक उस प्रकार उपस्थित होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सहित ठीक उस प्रकार उपस्थित होता है। ठीक उस प्रकार उपस्थित होता है जैसे बच्चा, जैसे तरबूज में बीज होते हैं। जैसे तरबूज में बीज होते हैं। तरबूज में बीज होते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? सर जे थॉमसन बोल रहे हैं कि जैसे तरबूज में बीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में भी धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सहित धसे हुए होते हैं। दूसरी बात इसने क्या बोली? ये पहली बात बोली, और ये एक बोलना चाहिए अदर कंट्री के वैज्ञानिक थे, है ना, सर जे थॉमसन। और इनके इस मॉडल का जो स्वरूप था, इनके मॉडल की जो संरचना थी बच्चा, ये इंग्लैंड की एक डिश थी, जिसका नाम था प्लेम पुडिंग। क्या नाम था? प्लेम पुडिंग की तरह दिखाई देती थी। इसलिए सर जे थॉमसन के इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? प्लेम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाने लगा। अब ये होता क्या था बच्चा? तो जैसे स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, एक काल्पनिक मॉडल था। मैंने आपको बताया, यानी जे थॉमसन ने जो बातें रखी थी वो एक सोच विचार कर रख दी थी। ज्यादा प्रयोग इस पर इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने ज्यादातर बातें मन में सोच लिया कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में होता है, प्रोटॉन परमाणु में होता है, तो परमाणु ऐसा होता होगा। ऐसी बात जे थॉमसन ने सोची और बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोलाकार भाग होता है, जिसके अंदर ऋणावेशित सहित इलेक्ट्रॉन उस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। इस आधार पर इसके मॉडल को तरबूज मॉडल और एक मॉडल जिसका नाम है प्लेम पुडिंग मॉडल, दो नाम से जाना जाता है। प्लेम पुडिंग एक इंग्लैंड की डिश होती है, एक पकवान होता है, और उस पकवान का स्ट्रक्चर जैसे जे थॉमसन ने सोचा था उस तरीके का होता है। इसलिए इस मॉडल को प्लेम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो बस इतनी ही बातें थी। सर जे थॉमसन का मॉडल सन 1819 में कंप्लीट हुआ था और कंप्लीट रूप में इन्होंने दिया था।
आगे की बात और आगे करते हैं, क्या इसके मॉडल की कमियां थी? तो सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां भी बोल सकते हैं, क्या इसके मॉडल की कमियां थी? तो बात आगे करते हैं सर जे थॉमसन के मॉडल की कमियां। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कमी क्या थी, ज्यादातर ये हमें पता नहीं होता। तो इसके मॉडल की सबसे पहली बेटा जो कमी थी कि इसने क्या क्या गलती कर ली, तो सबसे पहली चीज तो इसने ये बताना भूल गया कि परमाणु 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 में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सहित किस प्रकार धनावेशित भाग में उपस्थित होते हैं, किस प्रकार धनावेशित भाग में उपस्थित होते हैं। इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए, इस बात को सर जे थॉमसन स्पष्ट नहीं कर पाए कि परमाणु में ऋणावेशित सहित इलेक्ट्रॉन धनावेशित भाग के अंदर किस प्रकार उपस्थित होते हैं। इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए, बच्चा बोला था इन्होंने कि ऐसा होता है, और जब इन्हें इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया कि सर ये जो परमाणु है इसमें आप बोल रहे हैं कि धनावेशित भाग के अंदर ऋणावेशित सहित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, तो बताइए कि ये होता कैसे है, थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो ये बात जब आई उनके मध्य तो ये स्पष्ट करने में असमर्थ रहे, इसलिए ये इनका क्या हो गया, दोष हो गया, क्योंकि तुम अपनी ही बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका दोष है, कहीं ना कहीं आपकी कमी है। ये इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाओं में लिख दिया गया। आगे बात करते हैं दूसरी बात जो कि इस मॉडल से रिलेटेड थी कि जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को तो बताया, पर यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो इन्होंने परमाणु स्पेक्ट्रम, उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस समय ये अपने मॉडल को प्रस्तुत कर रहे थे कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। जब परमाणु का स्पेक्ट्रम बेटा आपने पढ़ा होगा, है ना, स्पेक्ट्रम के बारे में आपने सुना होगा कि जब स्पेक्ट्रम जो होता है किसी भी गैस का, यहां हाइड्रोजन का बात कर रहा हूं मैं, हर पदार्थ का एक स्पेक्ट्रम आप निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बात यह आई कि हाइड्रोजन भी एक, जब बात चल रही परमाणु के बारे में, तो परमाणु का स्पेक्ट्रम के भी बारे में बताना चाहिए। ऐसा लोगों ने सर जे थॉमसन के मध्य बात रखी और पूछा कि सर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी बताइए, आपने अगर प्रयोग किया है तो सर जे थॉमसन इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे पाए, इसलिए यह भी इनके मॉडल का दोष हो जाता है। बेटा बात तीसरी करते हैं। तीसरे नंबर पर, पहली और दूसरी बात समझ में आ गई होगी, तीसरे नंबर पर कि इन्होंने रदरफोर्ड वैज्ञानिक है, रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन रदरफोर्ड का एक प्रयोग था बेटा, अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। तो बात तो ये आती है बच्चा कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था वो बाद में हुआ था, अभी पढ़ेंगे आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उससे पहले पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। तो ये जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जो रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था बच्चा, तो ये बाद में दिया था। पर बात लोगों की ये रखी गई कि जब ये पूरी बातें पूरे मॉडलों के साथ में रखी गई थी, तो जब अंतिम में ये बातें
लोगों ने इससे किया कि भैया रदरफोर्ड ने भी तो एक प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जो किया है अभी अभी, इस प्रयोग में उन्होंने जो जानकारी दी है, क्या आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी इस बारे में पहले थी? तो इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी पाई। तो ये भी इनके मध्य एक सीमा के रूप में आ गया कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में जो उन्होंने जानकारी दी है, क्या ऐसी कोई जानकारी आपके मध्य थी? तो ऐसी कोई जानकारी इन्होंने नहीं दे पाई। तो यह भी इनके मध्य एक क्या हो गई, इनके मॉडल की कमी या सीमाओं के रूप में प्रदर्शित कर दी गई। तो बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था और इस मॉडल की सीमाएं या कमी क्या क्या थी। तो यहां पर इस मॉडल की एक छोटी सी बातें इतनी ही थी। अब आगे हम एक नए मॉडल की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो बच्चा आते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर और लिखा है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल बोल सकते हैं या नाभिकीय मॉडल आप इसे बोल सकते हैं। तो नाभिकी, क्योंकि नाभिक से रिलेटेड था, नाभिक की भी इन्होंने खोज कर दी थी उस समय, इसीलिए इसे नाभिकीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो सन 1911 में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसका नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। बच्चा ये एक प्रैक्टिकल था, एक प्रयोग था। सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के बाद जो इन्हें जानकारी मिली वो जानकारी आपके और हमारे मध्य इन्होंने रखी, है ना। तो जानकारी क्या थी, ये प्रयोग के लिए एक चित्र स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्पष्ट रूप से कि ये एक आपको गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी इन्होंने ली थी। किसकी? तो यहां लिखता हूं, स्वर्ण धातु की एक पतली पन्नी, एक पतली पन्नी, लगभग ये 100 mm की थी या 0.1 ml हो गया mm, ठीक है। 100 mm लगभग पतली एक स्वर्ण धातु की पन्नी इन्होंने अपने प्रयोग में ले ली और इस स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर बच्चा, पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कर दी, अल्फा कणों की बौछार कर दी। क्या कर दी? बौछार कर दी। तो अल्फा कणों की बौछार, अल्फा कणों की बमबारी जब इन्होंने किसके ऊपर की, यहां पर देख रहे होंगे ये एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी है। ये क्या है? ये जो दिख रही है आपको स्वर्ण धातु की पन्नी है। इस पन्नी पर अल्फा कण, ये देख रहे हैं बच्चा आप, अल्फा कणों की क्या कर दी इन्होंने? बमबारी कर दी, बौछार कर दी। जब बौछार करी बच्चा तो ये पतली पन्नी को में जो देखने को मिला कि अल्फा कण जो कुछ थे वो बहुत सारे अल्फा कण ऐसे सीधे निकलकर बाहर निकल गए, पन्नी को पार कर लिया, आर पार चले गए। बहुत सारे अल्फा कण ऐसे हुए जो कि पन्नी को पार करके निकल गए। कुछ अल्फा कण, क्या बोला मैंने कि बहुत से अल्फा कण, ये प्रयोग किया इन्होंने तो देखा कि बहुत सारे अल्फा कण पन्नी को पार कर लेते हैं, ये बात इनके मध्य सामने आई। पहली बात आई कि बहुत सारे अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को पार कर निकल गए। अब निकल गए तो निकलने दो, बात में क्या इस पे बात रखी वो रखेंगे हम भी। दूसरी बात इन्होंने देखा कि जब अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो कुछ एक अल्फा कण, कुछ एक मतलब कुछ, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ अल्फा कण, अल्फा ऐसे बनाते हैं इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ए टाइप का भी बना लेते हैं, वैसे बना सकते हैं। कुछ अल्फा कण क्या करते हैं? अपने मार्ग से बच्चा, मार्ग जानते हैं, रास्ता, मार्ग से विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपना मार्ग बदल लेते हैं। विचलित होना समझते होंगे, है ना। जैसे आप कोई विशेष काम के लिए जा रहे हैं और आपका मन भटक जाए, है ना, तो मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए आप, ठीक है। तो विशेष काम के लिए जा रहे थे, मार्ग से विचलित हो गए। तो यहां पर भी वही बात है कि अल्फा कणों को तो हम सीधे भेज रहे थे पर बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे निकल गए आर पार, पर कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और कुछ
इधर तो कुछ उधर चले गए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल रही होगी। ठीक है, अब तीसरी बात क्या थी, प्रयोग हो रहा है बेटा, है ना, प्रयोग हो रहा है, प्रैक्टिकल है ना, बिना प्रैक्टिकल की कोई बात रदरफोर्ड जी ने नहीं रखी थी, कुछ बातें रखी थी, वो हम बाद में देखेंगे कि ऐसी कुछ बातें इनकी भी कमियां मिली थी, है ना, हर किसी की कमियां मिलती है ना। देखिए रदरफोर्ड जी ने जो काम किया था वो दूसरा काम था, पहला काम जो किया वो जे थॉमसन ने किया, और जे थॉमसन का पहला काम था, जब भी कोई काम सर्वप्रथम किया जाता है, पहले पहले किया जाता है, कुछ नया होता है, तो उसमें गलतियां होना संभव होता है, और कोई बात नहीं कि गलतियां हुई, पर कुछ करने का जो प्रयास किया सर जे थॉमसन ने वो भी बहुमूल्य था, इसीलिए हम उसके मॉडल को गलत होते हुए भी पढ़ते हैं बेटा। सेकेंड मॉडल जो होता है सर जे थॉमसन का जो मॉडल है, ये मॉडल में भी कुछ कमियां थी, पर ये मॉडल कुछ हद तक सही था, जो कि जे थॉमसन के मॉडल से बहुत ज्यादा सही था। फिर इसमें जो कमियां हुई उसे आगे बोहर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दूर किया अपने मॉडल के द्वारा। तो हर एक वैज्ञानिक का मॉडल जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है परमाणु के स्ट्रक्चर को हमें समझाने के लिए। तो हम सभी के मॉडल को अच्छे से समझ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, एक एक मॉडल को आप भी समझिए और पूरा पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे तीसरी बात करते हैं जो कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में देखने को मिली। तीसरी बात क्या मिली बच्चा, 20,000 में से, बोल रहा है 20,000 में से लगभग, ठीक है, लगभग 20,000 में से लगभग 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण 20,000 में से, बहुत ज्यादा, 20,000 में से केवल एक अल्फा कण ऐसा है जो अपने मार्ग में वापस आ जाता है। क्या होता है बच्चा, वापस आ जाता है, ये देखने को मिला प्रयोग के दौरान। अब ये पूरी बातें देख रहा है कौन, रदरफोर्ड, अपने प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके। अब इसके मन में विचार आए कि ऐसा हो क्यों रहा है कि बहुत सारे अल्फा कण आर पार निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होकर इधर उधर निकल गए, कुछ अल्फा कण ऐसे गए सुई से और ऐसे आ गए भुई से, है ना, मतलब ये गए ऐसे और आ गए ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये ऐसे आया, ये बेटा आपको पता है ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव होता है, ये क्या है, परमाणु का नाभिक बोलते हैं इसे, है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर मैंने आपको बताया है, समझाया है ना। और ये अल्फा कण क्या हो गए, कुछ जो अपने मार्ग से विचलित हो गए थे इधर, और ये कुछ अल्फा कण विचलित हो गए थे इधर। ये पूरी आपको स्ट्रक्चर में जानकारी दिख रही होगी। स्वर्ण धातु की पतली पन्नी थी, बहुत सारे अल्फा कण आर पार निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए ऐसे, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में ही वापस लौट आते हैं। इस बात को सोचकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, रदरफोर्ड ने अपने कुछ मूल बातें, मुख्य बातें रख दी थी। तो उन मूल बातें, मुख्य बातों को मैं आपके सामने रखता हूं, देखते हैं क्या ये मूल बातें थी, क्या ये मुख्य बातें थी। तो इसको भी मैं आपको आगे की ओर बताता हूं, समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आगे देखते हैं बच्चा क्या क्या मूल बातें, मुख्य बातें सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में देखने को मिली। तो देखते हैं आगे क्या क्या बातें थी, क्या क्या बातें थी। यहां पर आते हैं तो देखेंगे रदरफोर्ड, बात किसकी हो रही है बच्चा, रदरफोर्ड की। अब यहां इन्होंने निष्कर्ष लिखा, क्या लिखा, निष्कर्ष, ठीक है, ओके, गड़बड़ी हो गई, निष्कर्ष, ठीक है, बात कर रहे हैं निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष की बात कर रहे हैं कि क्या क्या इसके मॉडल में निष्कर्ष देखने को मिले। ठीक है, निष्कर्ष क्या क्या इन्होंने इस मॉडल से निकाला। तो बेटा इसमें प्रेक्षण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रेक्षण, है ना, इसके मॉडल के प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण। और इस प्रेक्षण के ये जो थे, इसके मॉडल के प्रेक्षण थे वाले, ये प्रेक्षण थे पूरे, ये इन्हें पाया, और प्रेक्षण को देखते हुए, इन प्रेक्षण को देखते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले। ठीक है, तो क्या क्या निष्कर्ष इससे मिले थे, है ना, और इन्होंने उस निष्कर्ष से रिलेटेड, है ना, इस प्रेक्षण से रिलेटेड मुख्य बातें आपके सामने रख दी, मुख्य बातें आपके सामने रख दी। अब ये मुख्य बातें क्या थी, इन्हें ध्यान से समझिएगा।
तो पहला प्रेक्षण के आधार पर पहला मुख्य बातें, पहला जो निष्कर्ष इन्होंने लोगों के मध्य रखा वो क्या था? तो यहां ध्यान से देखिएगा, पहला निष्कर्ष था कि बहुत सारे अल्फा कण क्या होते हैं, आर पार चले जाते हैं। इस बात से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खाली होता है। ठीक है। दूसरी बात कि कुछ एक अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते थे। इससे इसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का केंद्रीय भाग, परमाणु का केंद्रीय भाग द्रव्य, परमाणु के केंद्रीय भाग का द्रव्यमान, परमाणु के केंद्रीय भाग का द्रव्यमान ज्यादा होता है ना? या ये बोल सकते हैं कि परमाणु के केंद्रीय भाग में क्या होता है, द्रव्यमान ज्यादा होता है या द्रव्य कण पाए जाते हैं। क्या बोला इसने? कि परमाणु का केंद्रीय भाग में द्रव्य कण पाए जाते हैं या द्रव्यमान ज्यादा होता है। ये बात कौन रख रहा है? जे थॉमसन, सॉरी रदरफोर्ड, है ना? कि परमाणु के अधिकांश बीच में क्या है, केंद्रीय भाग में द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए वो क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से अपना मार्ग बदल लेते हैं। आपको बताता हूं आगे, ये जो अल्फा कण होते हैं ये धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? धन आवेशित होते हैं। बच्चा कैसे होते हैं? धन आवेशित। और नाभिक में भी देख रहे होंगे क्या है बच्चा? धनावेशित। ठीक है, इसलिए ये अल्फा कण धन और ये भी नाभिक भी धन, तो धन में होता है प्रतिकर्षण, और ये क्या होते हैं? प्रतिकर्षण के कारण बच्चा अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि धन में होता है प्रतिकर्षण। तो क्या बात आ गई यहां कि परमाणु के केंद्रीय भाग या केंद्र में क्या होता है, द्रव्य कण उपस्थित होते हैं या द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिस कारण से वो क्या हो रहे थे, अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे, है ना? और परमाणु के इस केंद्रीय भाग को, परमाणु के इस केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये बात भी इन्होंने रखी। अगली बात, तीसरी और अंतिम बात जो परमाणु से रिलेटेड थी और प्रेक्षण के द्वारा निष्कर्ष में लिखी गई, वो मुख्य बात थी बच्चा, तीसरी बात, कि परमाणु की तुलना में नाभिक, परमाणु का नाभिक बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अब छोटा क्यों होता है बच्चा? छोटा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा कि 20,000 में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर वापस आ जाता है, अपने मार्ग में वापस आ जाता है। तो इसने बोला कि एक ठू आ रहा है, मतलब परमाणु की तुलना में परमाणु का जो नाभिक है बहुत छोटा है। परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। कैसा है? सूक्ष्म है, छोटा है। ये बात भी इन्होंने लोगों के मध्य रखी और परमाणु का आकार बताया लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर। ये परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है। ऐसी बात इन्होंने लोगों के मध्य रखी सन कितने में? सन 1911 में। यह था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसके मूल अभिग्रहित मुख्य बिंदु। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की क्या सीमाएं थी, क्या बातें थी। अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, लोगों को बताया अपने निष्कर्ष में, सीमाएं क्या थी। तो देखो रदरफोर्ड के मॉडल की एक बार पुनः पूरी बात बता देता हूं। यह रदरफोर्ड का मॉडल का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग है। इस आधार पर इसने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष ये रखे थे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है ना? खोखला होता है मतलब बिल्कुल खाली होता है, खोखला होता है। और इस खोखले भाग में, इस खोखले भाग में, है ना, थोड़ी और बातें बताता हूं। इस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। इस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते
लगाते हैं। ये बात बोल रहा है, नाभिक का चक्कर लगाते हैं, जो खोखला भाग होता है नाभिक के आसपास का, वहां पर कौन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन बोल रहा है? ये रदरफोर्ड बोल रहा है ना। अब बात ये बताया और बोल रहा है चक्कर इस प्रकार लगाते हैं जैसे कि ग्रह के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? जैसे सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है बेटा? ग्रह चक्कर लगाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसा रदरफोर्ड बोल रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की और बात कर दे रहा हूं। ग्रह के केंद्रीय भाग का द्रव्यमान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है मतलब यहां पर यानी बोल सकते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है, इस पॉइंट में परमाणु का केंद्रीय भाग का द्रव्यमान ज्यादा होता है, मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होता है। इस पॉइंट का थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर लेते हैं क्लियर कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, बच्चा है ना, ये बात और भी क्लियरेशन करती है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है, केंद्र में केंद्रित होता है, ये बात थी, है ना। तो ये बात भी इन्होंने बताई। तीसरी बात कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये बातें थी इनके परमाणु मॉडल की, और इस आधार पर इन्होंने पूरा मॉडल अपने समय में लोगों के मध्य रखा, जो था वो मैंने आपको बताया। अब बात क्या आती है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो मॉडल की सीमाओं में पहली बात तो आप रदरफोर्ड की देखिए कि रदरफोर्ड ने यह बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और परमाणु के खोखले भाग में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, पर कहां लगाते हैं ये बात इन्होंने नहीं बताई। तो पहली बात ये हो गई क्लियर कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहां वह कैसे चक्कर लगाते हैं, ये स्पष्ट नहीं कर पाए, ये बात स्पष्ट नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए। ठीक है, बात दूसरी करते हैं बच्चा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें आपने देखा कि ये पॉजिटिव दिख रहा है और ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होता है नाभिक। अब बच्चा जो रदरफोर्ड ने बोला था कि परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन है वो ग्रह की तरह है, किसकी तरह है? ग्रह की तरह है। और ग्रह की तरह जिस प्रकार ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक की परिक्रमा करता है। यह बात रदरफोर्ड ने रख दी कि जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है उस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। अब आपको यह पता है कि ग्रह तो उदासीन है और सूर्य भी उदासीन है। अब ग्रह उदासीन, सूर्य उदासीन, परंतु इलेक्ट्रॉन तो आवेशित है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चा? आवेशित है। तो लोगों ने फंसाया रदरफोर्ड की बातों को, और बात लोगों ने फंसा कर रख दी कि भैया जब इलेक्ट्रॉन आवेशित है और आवेशित कण जब भी गति करता है तो कुछ ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है, विकिरण के रूप में कुछ ऊर्जा निकाल देता है। तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ऊर्जा जब कम होगी तो ये धीरे धीरे ऊर्जा कम होते होते ये नाभिक से आकर्षित होगा, क्योंकि ये माइनस है, और माइनस प्लस को खींचेगा तो आकर्षित होते तो नाभिक में धस जाएगा, घुस जाएगा, मिल जाएगा नाभिक में, और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये बात भी इन्होंने रखी कि भैया परमाणु है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रह एवं नाभिक को सूर्य मानना गलत था। नाभिक को सूर्य की तरह मानना सही नहीं है। यह बात भी इन्होंने इसके लिमिटेशन में, इसके दोष में लिख दी कि भैया जो मान रहे हो यह गलत है। इसे स्पष्ट आपने नहीं किया कि ऐसा क्यों आपने बोला, यह आपका मानना गलत था, क्योंकि
ग्रह उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण है, और आवेशित कण जब भी गति करता है तो ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन करता है, और ऐसे में वो नाभिक में मिल जाएगा। तो ये बात हो गई गलत। अब बात आती थी तीसरी बात कि पहली बात तो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते, पर कहां लगाते ये बात नहीं बता पाया। दूसरी बात ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन को ग्रह और नाभिक को सूर्य की तरह मानना, इसकी बात गलत साबित हो गई। ठीक है, तीसरी बात इसने क्या किया, स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानकारी नहीं दिया। परमाणु के स्पेक्ट्रम है ना, परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी नहीं दे पाया कि परमाणु का स्पेक्ट्रम होता कैसा है। इस बारे में भी रदरफोर्ड ने अपनी जानकारी लोगों के मध्य नहीं दे पाया। बच्चा जानकारी नहीं दे पाया, और जब जानकारी नहीं दे पाया तो ये भी इसका क्या हो गया, दोष हो गया। ये चित्र में आप देख रहे होंगे, है ना, ये चित्र आपको एक दिख रहा है, ये भी एक दोष को समझाता है कि यहां पर ये भी इसकी एक गलती हो गई कि परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दे पाया, कोई जानकारी नहीं दी। तो आगे की बात हम आगे करते हैं और आगे समझते हैं आगे की बातें। तो ये 1 2 3 बातें इसके परमाणु मॉडल की सीमाओं के संबंध में, या इसके दोष बोल सकते हैं जो इसके मॉडल के थे। इसने अपने मॉडल में जो गलतियां की थी वो गलतियां यहां पर सामने आपके मैंने रखा। आगे अगली बात करते हैं, अगले मॉडल पर आते हैं और मॉडल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर का ये मॉडल है जो बोहर का परमाणु मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है, और इस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये परमाणु का लगभग 80% बोल दे, या लगभग 80% जानकारी तो हमें क्लियर करा ही देता है। ठीक है, तो ये है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? बोहर का परमाणु मॉडल, पूरी बातें समझते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सन 1913 की बात है, सन 1913 की बात है जब बोहर ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। अब ये मॉडल इन्होंने कैसे दिया, तो देने का कारण था रदरफोर्ड। इस मॉडल को देने का कारण था रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करना, मॉडल की कमियों को दूर करना। कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते, रदरफोर्ड ने परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी नहीं दे पाया, परमाणु और ग्रह के स्थायित्व की जानकारी नहीं दे पाया, परमाणु के स्थायित्व की जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि ग्रह तो स्थायित्व प्रदान होते हैं पर इलेक्ट्रॉन स्थायित्व नहीं होता। तो ये पूरी बातें इसके मॉडल की कमियां थी कि स्थायित्व संबंधी जानकारी वो नहीं दे पाया था। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी यहां पर भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इन रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, दूरी लिख दिया मैंने, दूर करने के लिए, है ना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए सन 1913 में बोहर नाम के वैज्ञानिक ने, नील्स बोहर पूरा नाम था इनका, नील्स बोहर ने, ठीक है, बोहर ने क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक नाम का वैज्ञानिक था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु का एक मॉडल दिया, एक मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया बच्चा? परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। यह परमाणु का मॉडल जो था, ये जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस तरीके का एक मॉडल प्रस्तुत किया था सर नील्स बोहर ने।
और इस नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल की क्या क्या मुख्य बातें थी जो लोगों को बताई, है ना, मैं आपके सामने रखता हूं। पहले आप स्क्रीन पर इस मॉडल को समझ लीजिए। पहले पूरी बातें बताता हूं, फिर लिख भी देता हूं। पहली बातें थी इसकी मूल अभिग्रहित में, इस मॉडल का मूल अभिग्रहित की पहली बात थी बच्चा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या होती है, वृत्ताकार स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है ना। परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है, स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है, स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है जो वृत्ताकार होती है। कैसी होती है बच्चा? वृत्ताकार होती है, जो वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार होती है। नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है जो कि वृत्ताकार होती है, और वृत्ताकार होती है ना, वृत्ताकार होती है, जिनमें वृत्ताकार होती है। और दूसरी बात है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, यहां पर जिन्हें कक्षा कहते हैं, यहां लिख देते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। ये बात पूरी बताई बोहर ने, जिन्हें कक्षा कहते हैं। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं बोला? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पूरी बात स्पष्ट कर रहा है बोहर, ठीक है। उसने नहीं बताया कहां चक्कर लगाते हैं, ये बता रहा है कि नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती जो कि गोलाकार होती, जिन्हें कक्षा कहते हैं, वृत्ताकार होती, जिन्हें कक्षा कहते हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात भी इन्होंने बताई लोगों को। आगे की बात करता हूं, और एक बात बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, है ना, ये गोल गोल सर्कल है ना, 1 2 3 4 KLMN, ये क्या है? कक्षाएं हैं, है ना। ये देखो लिखा है N सेल, M सेल, L सेल, है ना, MNL, LMN, ठीक है, KLMN, ठीक, K से स्टार्ट होती है पहली कक्षा K, दूसरी L, है ना, LMN, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेड न्यूक्लियस, ठीक है। नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ, यही बातें हैं, तो ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं बेटा, लगाते हैं जिनके लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए एंगुलर मूवमेंट, है ना, कोणीय संवेग, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज होता है। कौन बोल रहा है? ये बोहर बोल रहे हैं, है ना। बोहर ने ये जानकारी दी थी। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, और आगे देखते हैं और भी इसकी मुख्य बातें क्या है, देखते हैं आगे और भी इसकी मुख्य बातें क्या है। तो बेटा मैंने आपको अभी 3 बातें क्लियर करा दी। चौथी बात, अभी इसके तीसरी बात को और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। क्या बोला? कोणीय संवेग का मान किसके? h/2π के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है बच्चा? पूर्ण गुणज होता है, h/2π के पूर्ण गुणज होता है। वहीं पर वो चक्कर लगाते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन। कोणीय संवेग इसे दर्शाते हैं mvr से, mvr, ठीक है। कोणीय संवेग mvr इजिकल टू, यहां ले ले n, है ना, इजिकल टू यहां ले लेते हैं n h/2π। n क्या है? पूरी बातें बताता हूं, एक एक बातें ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। n क्या है? कक्षा का नंबर, जहां n बराबर 1 2 3 4, जो कि क्या है? कक्षा है।
ठीक है, डेश 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 भी हो सकता है, कक्षाएं हैं। ठीक है, बात करते हैं m की, तो m क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, v क्या है, v है वेग, किसका, इलेक्ट्रॉन का बेटा, और r क्या है, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब h तो आप समझते हैं प्लांक नियतांक है, h क्या है, प्लांक नियतांक, और देन आपका 2 पाई जो होता है, 2 पाई ये आपको पता है पूरा सर्कल जिसको अपन परिधि बोलते हैं, है ना, पूरी कक्षा की पूरी दूरी बोल सकते हैं, तो कक्षा की दूरी, ये क्या बोल सकते हैं, कक्षा की कुल लंबाई, है ना, जो लंबाई जो लगभग कितनी होती है, 360 अंश। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है ना, 2 पाई, है ना, पाई की वैल्यू होती है कितनी, 180, और 180 मतलब 180 का 2 मतलब 300, है ना, 360, 360 अंश। तो ये बात भी हो गई होगी। तीसरा पॉइंट जो है और भी क्लियर आपको हो गया, और बातें जो है वो मैं यहां पर रख देता हूं। चौथी बात क्या है, यहां पर सुनिएगा, ठीक है, 4 नंबर का पॉइंट, ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिए क्या है 4th नंबर का पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन, हमने अभी बात किया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान जो है वो क्या होता था, h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता था। पूरी बातें मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि h/2 पाई के पूर्ण गुणज अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगेगा, अन्यथा लगाने वाला नहीं है ना। नाभिक के पास, आगे बात क्या बोल रहा है बोहर, नाभिक के पास वाली कक्षा, पास वाली कक्षा की ऊर्जा, नाभिक के पास वाली कक्षा की ऊर्जा, स्क्रीन पर सो रहा है, हाँ, नाभिक के पास वाली कक्षा की ऊर्जा कम और जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे, और जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं ऊर्जा बढ़ती जाती है, ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये भी बात बोल रहे हैं, मतलब कि अगर सेल K है तो इसकी ऊर्जा कम, फिर जाएंगे K के बाद L की ऊर्जा अधिक, फिर M की ऊर्जा, फिर N की ऊर्जा, मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ऐसा बोल रहा है बोहर। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है बोहर, सुनते हैं। इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है, अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, तब इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर ले बाहरी किसी स्रोत से, ठीक है, ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, तब वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और ऊर्जा उत्सर्जित जब हो जाती है, उससे निकल जाती है बाहर, ऊर्जा निकल जाती है, उत्सर्जित कर वह पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है ना, आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो बेटा एक एक बातें मैंने आपको बताई है, पूरी बातें मैंने आपको बताई है, किस प्रकार से बोहर ने अपनी बातें अपने परमाणु सिद्धांत के मूल अभिग्रहित के तहत रखी।
एक एक बातें को मैंने समझाने का प्रयास किया है ना, पूरी पूरी बातें और आपके समझ में भी आई होगी। यहां से मैंने फर्स्ट बात बताया कि नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है जिन्हें कक्षा कहते हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है ना। यहां पर फिर आगे बढ़ा हम, और आगे हमने बढ़ाए 4-5 पॉइंट आगे की ओर पढ़ लिया है ना। और भी कुछ बात है, पर यह बात आपके लिए यहीं तक इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं बोहर के परमाणु मॉडल, बोहर के परमाणु मॉडल के लाभ। ठीक है, अब क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है इसके, तो पूरे पूरे बोहर के परमाणु मॉडल के लाभों के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर बोहर का मॉडल का पहला लाभ मैं आपको बताता हूं, है ना। बोहर ने क्या किया कि अपने, देखिए अभी हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल, हमने पढ़ा था थॉमसन का मॉडल, ये स्पेक्ट्रम को तक स्पष्ट नहीं कर पाए। तो बोहर ने सबसे पहला काम किया कि एक परमाणु वाले, गड़बड़ हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाले, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में सफलता, है ना। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम को स्पष्ट किया मतलब इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी दे दी। जैसे हाइड्रोजन He+, हीलियम, लिथियम प्लस, है ना, लिथियम प्लस, ठीक है, और भी लिथियम 2+, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लिथियम प्लस होगा ना, लिथियम प्लस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जिनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में बोहर ने क्या किया, महारत हासिल कर ली। ठीक है, ऐसे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको समझाने में इनने महारत हासिल कर ली, मतलब स्पष्ट कर दिया। तो ये एक लाभ था, एक क्या था, लाभ था। दूसरी बात ये स्पष्ट कर दी कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। ये बात भी लोगों को बता दी। तीसरी बात ये बता दी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है एवं नाभिक में नहीं जाता, नाभिक में नहीं जाता। अच्छा, नहीं लिख पाए, नहीं जाता, नाभिक में नहीं जाता। मतलब जो रदरफोर्ड ने बोला था कि परमाणु जो है, परमाणु का नाभिक वो सूर्य और जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रह की तरह अगर माने, ऐसा उन्होंने बोला था। परंतु इसने ये बोला कि हमने वहां जब देखा था तो वैज्ञानिकों ने एक बात रख दी थी कि अगर ऐसा मान लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा, नाभिक में, ठीक है। पर इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है एवं नाभिक में नहीं जाता, ठीक है, और परमाणु नहीं जाता है, और परमाणु अपने आप में बना रहता है, स्थायी बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। 3 बात हो गई। चौथी बात, यहां तक 3 बात समझ में आई होगी बेटा आपको, पहली, दूसरी, तीसरी। और भी कुछ बातें जो आपके सामने मैं रखता हूं, है ना। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम को स्पष्ट, हाँ, परमाणु के द्वारा, एक बात और थी, परमाणु के द्वारा अणु का निर्माण कैसे होता है, अणु का निर्माण कैसे होता है ना, परमाणु के द्वारा। 1 मिनट, लाभ पढ़ रहे हैं अभी, ये हानि में आएगा, ठीक है बच्चा। तो ये लाभ पढ़ रहे हैं तो लाभ देखें। हाँ, एक चीज और इसने बताया था रिडबर्ग रीतांक के बारे में, ठीक है, ये क्या है बाद में बताऊंगा मैं आपको। क्लीन नहीं हो रहा, ओके, हाँ, चलिए। तो 1, 2, 3, ये 3 लाभ बेटा बोहर के परमाणु मॉडल के लाभ थे। पहला तो परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी दे दिया इसने, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये भी बता दिया। ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और नाभिक में
नहीं जाती। एक और था रिडबर्ग नीतांक, ठीक है। चौथा रिडबर्ग नीतांक के बारे में भी जानकारी देता है, बारे में जानकारी देता है, रिडबर्ग नीतांक के बारे में भी जानकारी देता है। अब ये तो हुए इसके लाभ, 4 लाभ हो गए। अब आगे की बात करते हैं क्या इसकी हानियां थी। तो हानि की बात करेंगे बेटा, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां या हानियां, ठीक है। क्या क्या हानि होती है, क्या क्या कमियां होती है। तो सबसे पहली बात तो बोहर एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम को तो स्पष्ट समझा पाए, परंतु बेटा क्या हुआ कि ये किसको नहीं समझा पाए। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु स्पेक्ट्रम को तो समझा पाए, परंतु ये किसको नहीं समझा पाए, जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में ये असफल रहे। दूसरी चीज, परमाणु से अणु का निर्माण कैसे होता है, परमाणु से अणु का निर्माण कैसे होता है, ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए कि परमाणु से अणु बनता कैसे है। तीसरी चीज, अणु के बंधन बलों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए, ठीक है। किसके बारे में, परमाणु के बोल सकते हैं, परमाणु के बंधन बलों के बारे में, है ना, कि परमाणु एक दूसरे से बंधते कैसे हैं, है ना, बंधन बलों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। तीसरी चीज हो गई, चौथी, परमाणु स्पेक्ट्रम की मोटी लाइन अनेक बारीक लाइनों से बनी होती है, इसके बारे में इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में भी इन्होंने बताया कि परमाणु स्पेक्ट्रम की मोटी लाइन जो है वो अनेक बारीक लाइनों से बनी होती है, परंतु इन्होंने ये जानकारी स्पष्ट नहीं दे पाई, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, परंतु परमाणु स्पेक्ट्रम की मोटी लाइन जो होती है वो अनेक छोटी छोटी लाइनों से बनी होती है, ये जानकारी देने में थोड़े ये असफल रहे। तो ये इतनी बातें थी जो बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां हैं उनमें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, है ना, और भी कुछ बातें हो सकती हैं, है ना, पर जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो यह है बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है बेटा। आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आगे परमाणु मॉडल के आगे का काम बढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। और फिर आगे देखेंगे चैप्टर के समापन के बाद कि क्या क्वेश्चन इस पर पीएटी में पूछता है, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर आते हैं। तो आज हमने समझने का प्रयास किया है परमाणु मॉडल, ठीक है। 3 परमाणु मॉडल हमने पढ़ा, सर थॉमसन का, जे थॉमसन का, दूसरा रदरफोर्ड का, तीसरा बोहर का। चलिए तो आज यहीं पर क्लास का समापन करते हैं, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।